हेलो एवरीवन, दिस साइड ओम कपूर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार अब हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक ग्लोकोमा में, दैट इज़ प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। इससे पहले हमने ओपन एंगल ग्लोकोमा पढ़ लिया था, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। अब हम प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा भी कहते हैं। जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइमरी एंगल क्लोजर मतलब कि एंटीरियर चैम्बर का एंगल इसमें क्लोज हो जाएगा। किसकी वजह से एंगल क्लोज हो जाएगा? क्योंकि अपोजिशन हो जाती है आइरिस की, आइरिस कॉर्निया से टच करने लगती है, जिसकी वजह से एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर बन जाता है, ट्रेबिकुलर मेशवर्क ब्लॉक हो जाते हैं, आउटफ्लो हो नहीं पाता है। ये सब हमने एनाटॉमी वाले लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसमें कंजेस्शन हो जाता है क्योंकि एंगल क्लोज हो गया है, तो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। कंजेस्शन की होता है क्योंकि एंगल क्लोज हो गया है, पता है। होता कब है? ये 50 to 70 ईयर्स ऑफ एज होता है, ठीक है। 50 to 70 ईयर्स ऑफ एज में होता है, कि मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज में होता है बेसिकली। अब इसमें हम पहले देखते हैं कि एंगल क्लोज कैसे होता है, तो उसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म पढ़ने के लिए हम पहले जरा समझते हैं कि मैकेनिज्म में होता क्या है, कि ठीक है। मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे जैसे एज एडवांस होती है, मतलब कि 50 to 70 ईयर्स ऑफ एज में जब पर्सन होता है, मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज में, तो उसका क्या होता है कि जो लेंस है ना वो थिक हो जाता है, थिकनेस ऑफ लेंस बढ़ती चली जाती है, थिकनेस ऑफ लेंस बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि लेंस जो है वो टच करने लगेगा प्यूपिलरी मार्जिन को, प्यूपिलरी मार्जिन को टच करने लगेगा, जिसकी वजह से जब प्यूपिलरी मार्जिन को ये टच करेगा तो एक्वस फ्लो स्टॉप हो जाएगा, एक्वस फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, पोस्टीरियर से एंटीरियर चैम्बर में जाते हुए वो जा नहीं पाएगा, एक्वस फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो एंगल क्लोज कर देगा, मतलब कि रास्ता बंद कर देगा। प्यूपिलरी मार्जिन से जाता था पोस्टीरियर से एंटीरियर चैम्बर से तक एक्वस फ्लो, वो हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पोस्टीरियर चैम्बर में इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। इंट्राऑकुलर प्रेशर पोस्टीरियर चैम्बर में बढ़ जाएगा, जो क्या कर देगा कि आइरिस पे को पुश करेगा, आइरिस को पुश करेगा, जिसकी वजह से आइरिस पुश होकर वो कॉन्वेक्स शेप का हो जाएगा, कॉन्वेक्स शेप ऑफ आइरिस हो जाएगी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ आइरिस बॉम्बे। अब अगर ये आइरिस बॉम्बे हो गया है, आइरिस बॉम्बे के बाद क्या होगा कि साइड में पेरिफेरी से भी आइरिस टच करने लगेगी, मतलब आउटर कॉर्निया को टच करने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होएगा कि ITC हो जाएगा, दैट इज़ आइरिडो ट्रेबिकुलर कॉन्टैक्ट, मतलब कि आइरिस कॉन्टैक्ट में आ जाएगी ट्रेबिकुलर मेशवर्क के, ठीक है। जैसे ही कॉन्वेक्स शेप का हुआ आइरिस, तो वो जो यहाँ पे ट्रेबिकुलर मेशवर्क थे, ठीक है, आइरिस ऐसे समझो, ये कॉर्निया है, सॉरी ये कॉर्निया है, ठीक है, ये आइरिस है, ठीक है, आइरिस का ये उठ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है ना वो ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि आइरिस यहाँ से बंद हो गया है, ठीक है। अभी मैं डायग्राम से इसको समझाता हूँ कि जैसे क्या हुआ, ये नॉर्मल केस है, समझिए कि इसमें ये कॉर्निया है, ये आइरिस है, ये ट्रेबिकुलर, ये क्या कहते हैं वो है सिलियरी प्रोसेसस, ये पोस्टीरियर चैम्बर है, ये एंटीरियर चैम्बर है। तो जब पोस्टीरियर चैम्बर में यहाँ पे एक्वस बना, ठीक है, एक्वस फ्लो हुआ, यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाता है, ये एंगल होता है एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे एज एडवांस होती है तो हमारा इसका साइज, लेंस का साइज़ बढ़ गया, लेंस का साइज़ बढ़ गया, तो ये प्यूपिलरी मार्जिन को टच करने लगा, जैसे ये प्यूपिलरी मार्जिन को टच करने लग गया, तो इसका ना एंगल बंद हो गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा यहाँ से, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर बढ़ता गया, मतलब पोस्टीरियर चैम्बर में इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ता चला गया, इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ता चला गया, तो ये जो आइरिस है ना ये कॉन्वेक्स शेप की हो गई, कॉन्वेक्स शेप हो गया। और ये कॉन्वेक्स शेप होगा जैसे, तो ये जो ये इधर का जो एंगल था ना, ये एंगल ये क्लोज हो गया, एंगल क्लोजर, ठीक है। और ये एंगल क्लोजर होगा कि कॉन्वेक्स शेप की हो गई, इसको कहते हैं आइरिस बॉम्बे, ठीक है, आइरिस बॉम्बे कहते हैं। अब ये जब आइरिस बॉम्बे हो जाएगा, मतलब एंगल क्लोज हो जाएगा, तो वो ट्रेबिकुलर कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, मतलब ये आइरिस वाला पार्ट, ये इधर ट्रेबिकुलर मेशवर्क थे ना यहाँ पे, ठीक है, ये इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आ गया, जिसकी वजह से एंगल बंद हो गया, ठीक है। वही चीज़ लिखी, ICT हो गया, आइरिडो ट्रेबिकुलर कॉन्टैक्ट हो गया। आइरिडो ट्रेबिकुलर कॉन्टैक्ट अगर बहुत देर तक हो गया तो क्या होगा, आइरिस जो है ना वो डेवलप कर लेगा, मतलब PAS, दैट इज पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकिए, ठीक है, ये हो जाता है पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकिए डेवलप हो जाता है। ये क्या होता है, इसमें इसका मतलब होता है कि आइरिस एडेशन विद कॉर्निया, कॉर्निया के साथ एडर कर जाएगा, एंड ट्रेबिकुलर मेशवर्क के साथ एडर कर जाएगा,
ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया उसका मैकेनिज्म कि पहले क्या होता है, जैसे जैसे एज एडवांस करती है लेंस की थिकनेस बढ़ती है, लेंस पे प्यूपिलरी मार्जिन को टच करने लगता है। लेंस प्यूपिलरी मार्जिन को टच करेगा तो एक्वस फ्लो स्टॉप हो जाएगा, इंटीरियर से पोस्टीरियर से एंटीरियर चैम्बर में आ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटीरियर चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, जो आइरिस को पुश करेगा आगे की तरफ, मतलब इधर से उठा देगा। ठीक है, इस वाले पोर्शन से उठा देगा। जैसे कि अगर ये ऐसे आइरिस थी और ये पीछे पोस्टीरियर चैम्बर था, इसका प्रेशर यहाँ बढ़ा तो वो ऐसे शेप का बना देगा। ठीक है, ये इस तरफ से उठा देगा। इस तरफ से उठाने के बाद क्या होगा कि ये जो इधर कॉर्निया से अटैच था वो एंगल बंद हो गया, एंगल क्लोज हो गया है। ठीक है, एंगल क्लोज हो जाएगा और ये जाके कॉर्निया पे पूरी तरह टच हो जाने लगेगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, PAS, दैट इज पोस्टीरियर पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकिए, पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकिए, जैसे मैंने कहा पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकिए। ठीक है, आइरिस एडेशन विद कॉर्निया एंड ट्रेबिकुलर मेशवर्क। अब इसी को मैंने वही सब लिख रखा है। क्या होगा, रिलेटिव प्यूपिलरी ब्लॉक होगा। रिलेटिव प्यूपिलरी ब्लॉक का मतलब एपोजिशन ऑफ प्यूपिलरी मार्जिन अगेंस्ट द लेंस सरफेस, मतलब एपोजिशन होगा लेंस और प्यूपिलरी मार्जिन का, जैसे कि ये हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक्वस आउटफ्लो पोस्टीरियर से एंटीरियर चैम्बर ब्लॉक हो जाएगा। पुशिंग इफेक्ट होगा, प्रेजेंस ऑफ पोस्टीरियर चैम्बर, मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा पोस्टीरियर चैम्बर में, जिसकी वजह से क्या होगा, आइरिस कॉन्वेक्स शेप का हो जाएगा। इंटीरियर बॉर्डर ऑफ आइरिस बिकम्स बोइंग, मतलब ये बो आइरिस इस तरफ का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोस्टीरियर चैम्बर में इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये एंगल था ना, यहाँ पे टच करने लग जाएगा, आइरिडो कॉर्नियल कॉन्टैक्ट हो जाएगा, मतलब आइरिस और ट्रेबिकुलर क्या कहते हैं, मेशवर्क का कॉन्टैक्ट होने लगेगा। अगर ये परसिस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, PAS डेवलप हो जाएगा, दैट इज पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकिया डेवलप हो जाएगा। आइरिस एडेशन विद द कॉर्निया एंड ट्रेबिकुलर मेशवर्क। डिसरप्शन ऑफ इनफ्लो हो जाएगा फ्रॉम द पोस्टीरियर टू एंटीरियर चैम्बर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ एंटीरियर चैम्बर है वो डीप हो जाएगा। सेंट्रल जो पार्ट है, जैसे कि ये जो एंटीरियर चैम्बर का यहाँ पे ये सेंट्रल पार्ट है ना, ये डीप हो जाएगा, ये गहरा होता चला जाएगा, और वो जो पेरिफेरल पार्ट है ना, ये स्वेलो होता चला जाएगा। ठीक है, ये स्वेलो हो जाएगा। ठीक है, पेरिफेरल स्वेलो एंटीरियर चैम्बर हो जाएगा और डीप सेंट्रल एंटीरियर चैम्बर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या कॉज कर सकते हैं। जो आई होप आपको मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, रिस्क फैक्टर्स पढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर्स में हम वो देखेंगे कि जो ये एंगल क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कि जिसकी वजह से आइरिस टच करने लगता है कॉर्निया पे। तो बेसिकली अगर हमारा स्वेलो एंटीरियर चैम्बर हो, ठीक है, एंटीरियर चैम्बर हमारा स्वेलो मतलब खाली एंटीरियर चैम्बर हो, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया का केस हो, ठीक है, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया केस हो सकता है स्वेलो एंटीरियर चैम्बर। फीमेल्स में बेसिकली मोर कॉमन होता है। फीमेल्स में क्या होता है, क्योंकि स्मॉलर एंटीरियर चैम्बर होता है फीमेल्स में, ठीक है, फीमेल्स में स्मॉलर एंटीरियर चैम्बर होता है। प्लेक्टिव आइरिस हो, प्लेक्टिव आइरिस का मतलब क्या होता है कि जो पेरिफेरल आइरिस का ना वो थिक हो रखी है, मतलब कि पेरिफेरी ऑफ आइरिस, जैसे कि ये आइरिस है तो इसका ये सेंट्रल पार्ट है, ये इसका पेरिफेरल पार्ट है, तो ये पेरिफेरल पार्ट मोटा हो रखा हो, पेरिफेरल पार्ट इसका थिक हो रखा हो, थिक पेरिफेरल पार्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ट्रेबिकुलर मेशवर्क यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा कि थिक पेरिफेरल पार्ट होगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्लेक्टिव आइरिस। इसके बाद हम देखते हैं दैट इज फिफ्थ क्या है, स्मॉल कॉर्निया हो, मतलब कि कॉर्निया का एंगल रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा हो। ठीक है, स्मॉल कॉर्निया हो। स्मॉल कॉर्निया कैसे होगी कि आपका रेडियस कम है विद कर्वेचर, इंक्रीज कर्वेचर के साथ। ठीक है, मतलब कि पांचवा स्मॉल कॉर्निया होना चाहिए। स्मॉल कॉर्निया का मतलब होता है कि जो कॉर्निया है ना साइज छोटा है, कि मतलब वो ज़्यादा कर्व बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से रेडियस उसका बहुत छोटा हो गया है। ठीक है, रेडियस कम हो है क्योंकि कर्वेचर इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा कर्व होगी तो उसका साइज छोटा हो जाएगा कॉर्निया का। छठा क्या होता है कि जो आपका प्यूपल है वो थिक है, मतलब कि थिक एंटीरियर प्लेस्ड। सिक्स क्या होता है, थिक एंटीरियर प्लेस्ड लेंस है, मतलब कि एंटीरियर प्लेस्ड लेंस, मतलब जो लेंस है ना वो आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, थिक है, ठीक है, थिक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो टच करने लगेगा आइरिस से या प्यूपिलरी मार्जिन से टच करने लगेगा, इसलिए थिक एंटीरियर प्लेस्ड लेंस। तो वही चीज़ लिखी है, स्वेलो एंटीरियर चैम्बर। हाइपरमेट्रोपिया फीमेल्स में स्मॉलर एंटीरियर चैम्बर होता है। प्लेटिव आइरिस जिसमें क्या होता है, थिक पेरिफेरल आइरिस। स्मॉल कॉर्निया, थिक एंटीरियर प्लेस्ड लेंस। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं ना, रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या करते हैं कि ये डिम लाइट में ये एक्टिवेट कर जाते हैं। मतलब कि डिम लाइट में पर्सन आर नॉट एडवाइज टू विजिट द मूवी थिएटर्स, क्योंकि डिम लाइट में क्या होगा, प्यूपिल डायलेट कर जाएगा, प्यूपिल यहाँ पे डायलेट करेगा, जिसकी वजह से अब एंटीरियर तो थिक, ये क्या कहते हैं, थिक लेंस तो है ही है, लेंस ऑलरेडी थिक है, समझो कि लेंस थिक है, अब यहाँ का प्यूपिल भी डायलेट कर गया, प्यूपिल डायलेट करके प्यूपिल बड़ा हो गया, तो प्यूपिल डायलेट करने की वजह से क्या होगा, ये इस पर टच और करेगा। तो हम अवॉइड करते हैं कि हम मूवी थिएटर्स या रात में कहीं डिम लाइट में जाएँ। डिम लाइट में नहीं जाना है, डिम लाइट में
नहीं जाना है। डिम लाइट में जाएंगे तो हमारा प्यूपिल क्या होगा कि वो डायलेट कर जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्यूपिल डायलेट कर जाएगा, जिसकी वजह से वो टच करने लगेगा लेंस से, ठीक। तो वही चीज़ डिम लाइट में नहीं जाएगा कि बिकॉज डायलेशन ऑफ प्यूपिल हो जाएगा, कॉजेज एंगल क्लोज हो जाएगा, और एंगल क्लोज हो जाएगा, ठीक है, सडन एंगल क्लोजर हो जाएगा। इसके बाद हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या एट्रोपिन नहीं देते हैं। एट्रोपिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में, एट्रोपिन नहीं देते हैं, याद रखिएगा, एट्रोपिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है एंगल क्लोजर ग्लोकोमा का, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल क्लोजर में पहला आता है दैट इज प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट। ये होता है सस्पेक्ट होता है। इस सस्पेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे इंट्राऑकुलर प्रेशर कुछ नहीं बढ़ेगा, ना ऑप्टिक डिस्क में कोई चेंज आएगा, ना तुम्हारा विजुअल फील्ड में कोई चेंज आएगा, इन सब में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज होगा क्या, मतलब जो ITC है, मतलब आइरिडो ट्रेबिकुलर कॉन्टैक्ट है ना, वो मोर देन 3 क्वाड्रेंट से ज़्यादा होगा, ठीक है, मोर देन 3 क्वाड्रेंट से ज़्यादा होगा। और क्या कहते हैं, ये बस इतना होता है इसमें प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट, मतलब कुछ नहीं बढ़ा, तो नॉर्मल केस होता है एक तरीके से देखा जाए तो। इसके बाद आता है प्राइमरी एंगल क्लोजर। प्राइमरी एंगल क्लोजर जो होता है, प्राइमरी एंगल क्लोजर, इसमें क्या होता है कि इंट्राऑकुलर प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर रेज होता है, बट ऑप्टिक डिस्क में कोई चेंज नहीं होता, ना ही विजुअल फील्ड में कोई चेंज होता है। यहाँ पे पास दिखता है, पास मतलब कि ये पोस्टीरियर पेरिफेरल क्या था, पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकिए, ठीक है, ये दिखता है, पास दिखता है, ठीक है, पास दिखता है, ठीक। और ITC यहाँ पे भी मोर देन 3 क्वाड्रेंट से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। अब तीसरा जो होता है वो होता है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। ये ग्लोकोमा वाला ही है, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होता है, जिसमें क्या होता है इंट्राऑकुलर प्रेशर ही बड़ा होगा, ऑप्टिक डिस्क भी क्या कहते हैं एबनॉर्मल होगी, और तुम्हारा विजुअल फील्ड भी एबनॉर्मल होगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ एबनॉर्मल होंगी, इंट्राऑकुलर प्रेशर इसमें बढ़ा होता है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे भी ITC जो है ना, ITC यहाँ पे भी मोर देन 3 क्वाड्रेंट्स तक होता है, मोर देन 3 क्वाड्रेंट्स तक ITC होता है, और तुम्हारा पास यहाँ पे भी दिखता है, ठीक है, ये पास यहाँ पे भी दिखता है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इसका क्लासिफिकेशन होता है प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट, प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट, जिसमें क्या इंट्राऑकुलर प्रेशर नॉर्मल होता है, ठीक है, और बाकी ऑप्टिक डिस्क और विजुअल फील्ड भी नॉर्मल होती है। ITC मोर देन 3 क्वाड्रेंट्स तक होता है। प्राइमरी एंगल क्लोजर जो देह उसमें क्या कहते हैं IOP बड़ा होता है, नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क, विजुअल फील्ड नॉर्मल, पास इसमें दिखता है, ठीक है। एंगल क्लोजर ग्लोकोमा जो होता है उसमें रेज होता है, ये भी अब नॉर्मल होते हैं, पास इसमें भी दिखता है, मोर देन 3 क्वाड्रेंट इसमें भी होता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें प्रोफाइलेक्टिक होता है, बाकी जो पहले वाले को छोड़ के इस समय डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अब ट्रीटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। तो यार अब हम एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, जैसे जो मैंने बोला ना ITC दैट इज़ आइरिडो ट्रेबिकुलर कॉन्टैक्ट जो है ना, जब आइरिस ट्रेबिकुलर मेशवर्क से कॉन्टैक्ट में आ जाता है, उसमें मोर देन 3 क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि हाँ ट्रेबिकुलर मेशवर्क से आ जाएगा कॉन्टैक्ट में, ठीक है, आइरिस कॉन्टैक्ट में होगा किसके, ट्रेबिकुलर मेशवर्क के, ठीक है, तब हम उसको क्वाड्रेंट 3 बोलेंगे। तो हम इन तीनों केसेस में जो टाइप्स ऑफ ये क्या कहते हैं एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में मोर देन 3 क्वाड्रेंट्स प्रेजेंट है, मतलब कि ये इसके कांटेक्ट में है और एक्वस आउटफ्लो नहीं हो पा रहा है, एक्वस आउटफ्लो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, एक्वस आउटफ्लो नहीं हो पा रहा है, इसलिए एक्वस यहाँ भी लिख देता हूँ, एक्वस आउटफ्लो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब हम मैनिफेस्टेशंस पढ़ते हैं, जो प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, मतलब सिम्टम्स और साइंस क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सिम्टम्स में क्या कहते हैं, दैट इज़ डिमिनुएशन ऑफ विजन, मतलब विजन डिमिनिश हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा, सीवियर पेन होगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी, ठीक है। और एक चीज़ होती है कलर्ड हेलोज, मतलब कि लाइट के अराउंड जब लाइट अगर आएगी तो कलर्ड हेलोज दिखते हैं। कलर्ड हेलोज बेसिकली ये स्पेसिफिक नहीं होते, नॉट स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि ये कलर्ड हेलोस कंजक्टिवाइटिस केस में भी दिखते हैं, कंजक्टिवाइटिस वाला केस है उसमें भी कलर्ड हेलोस दिखेंगे, मतलब कि म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस में भी दिखते हैं, और कैटरैक्ट और एंगल क्लोजर ग्लोकोमा इन सब में दिखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, कैटरैक्ट और एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं कि हेलोस कैसे होता है, मतलब कि इन दोनों में उसका टेस्ट का नाम होता है दैट इज फिनचैंस टेस्ट होता है। फिनचैंस टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है, तो बेसिकली क्या हम देखते हैं मैनिफेस्टेशंस में एक होता है दैट इज कलर्ड हेलोस दिखते हैं, कलर्ड हेलोस अराउंड लाइट, ये नॉट स्पेसिफिक तो नहीं होता है, ठीक है,
मतलब ये और किस में देख सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस में भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं दैट इज़ कैटरैक्ट में भी देख सकते हैं, और एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में भी देख सकते हैं, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में भी देख सकते हैं। तो इन तीनों में देख सकते हैं। अब इन दोनों में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, कैसे डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस करते हैं, वो हम फिन-चैंस टेस्ट से करते हैं। फिन-चैंस टेस्ट क्या होता है, फिन FINCHANS, फिन-चैंस टेस्ट से होता है। फिन-चैंस टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली टेस्ट यूज टू डायग्नोज द कैटरैक्ट, मतलब कि अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। फिन-चैंस टेस्ट में होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं स्टॉपनी स्लिट इंस्ट्रूमेंट, स्टॉपनी स्लिट इंस्ट्रूमेंट, जिससे क्या पता चलता है कि जो हेलोज इसमें बनते हैं वो ब्रोकन है कि इंटैक्ट है। अगर इंटैक्ट हेलोज हैं तो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा की बात हो रही है, अगर कि ब्रोकन हेलोज बन रहे हैं जैसे कि ऐसा, तो कैटरैक्ट की बात हो रही है। तो बेसिकली इसमें जो है ना नॉर्मल हेलोज बन रहे हैं, तो मतलब ये तो नॉर्मल केस है, ठीक है, ये नॉर्मल केस है। बट डायग्नोज तो हमने कैटरैक्ट क्यों किया है, क्योंकि कैटरैक्ट में हेलोज ब्रोकन है। तो बेसिकली दिस टेस्ट यूज टू डायग्नोज द कैटरैक्ट, ऐसे क्योंकि हेलोज नॉर्मल है ग्लोकोमा के केस में, तो हेलो नॉर्मल है उस केस में। अगर हेलो नॉर्मल आ रहे होंगे तो वो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा है, अगर ब्रोकन आ रहे होंगे तो कैटरैक्ट का केस है। साइंस क्या है, एक्यूटली, सीन्स एक्यूटली मतलब कि तुरंत देखते हैं, जैसे कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 40 से मोर देन 40 mmHg हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेन होगा जिसकी वजह से। डिजिटल टोनोमेट्री करते हैं तो रॉक हार्ड आई दिखती है, मतलब अगर डिजिट से टच करेंगे, ठीक है, तो रॉक हार्ड आई दिखेगी, ठीक है। टॉर्च लाइट देखेंगे तो इक्लिप्स साइन दिखेंगे, हमने पढ़ रखा था इक्लिप्स साइन क्या होता है, तो इक्लिप्स साइन दिखेगा। रेडनेस ऑफ आई दिखेगी, प्यूपिल कैसा दिखेगा, वर्टिकली ओवल, मिड डायलेटेड एंड फिक्स, मतलब कि तीन तरीके, वर्टिकली, ओवल, डायलेटेड, मिड डायलेटेड और फिक्स प्यूपिल टाइप का दिखेगा, ठीक है। रेडनेस ऑफ आई दिखेगी, रेडनेस और ही वजह से हो सकती है, रेडनेस ऑफ आई जो है ना 3 कारण की वजह से हो सकती है। रेडनेस ऑफ आई 3 चीज़ें की वजह से हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस की वजह से, यूवियाइटिस की वजह से, और एक होता है दैट इज एंगल क्लोजर ग्लोकोमा की वजह से। इन सब में क्या होता है, रेडनेस ऑफ आई देख सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस में प्यूपिल नॉर्मल होगा, यूवियाइटिस में मियोसिस होगा, और एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में मिड डायलेटेड प्यूपिल होगा। यहाँ पे याद रखिएगा, मिड डायलेटेड प्यूपिल एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में दिखता है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी आई होप, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा साइन देखते हैं, वो हम देखते हैं बाय फाइंडिंग स्लिट लैम्प फाइंडिंग से, स्लिट लैम्प से देखते हैं, जिसमें हमको पता चलता है कंजेशन हो रखा है, मतलब आइस के अंदर कंजेशन हो रखा है, ठीक है। कंजेशन होता है इसका मतलब है कि फ्लूइड भर रखा होगा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ रखा है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, उससे क्या होता है कि कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी जो है ना, वो उसके एंडोथीलियल, जो हमने कॉर्निया के जो एनाटॉमी लेक्चर बताया था उसमें एंडोथीलियल सेल्स थे कॉर्निया के, जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे थे। बट होता क्या है कि ब्रेक हो जाता है, मतलब उन एंडोथीलियल सेल्स के बीच में जो टाइट जंक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ रहा है, तो टाइट जंक्शन मतलब बाहर से पीछे से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, तो जो टाइट जंक्शन इनके बीच में था एंडोथीलियल सेल्स ऑफ कॉर्निया के, वो टूट जाएगा और एक्वस फ्लूइड आगे आ जाएगा, मतलब आगे आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉर्निया एडिमा हो जाएगा, जिसको कहते हैं हेजी कॉर्निया हो जाएगा, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाएगा, पहली चीज़। और कलर्ड हेलोज दिखेंगे, ठीक है, अराउंड द लाइट कलर्ड हेलोज दिखेंगे, हमने पढ़ लिया कलर्ड हेलोज क्या होते हैं, ठीक है। वो इसमें दिखते हैं, इंटैक्ट दिखते हैं, किसमें, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में, और ब्रोकन दिखते हैं कैटरैक्ट में। तो वोगट स्ट्राइड क्या होता है, वोगट स्ट्राइड तीसरा साइन दिखता है, दैट इज आइरिस की एट्रॉफी, मतलब ट्रायड याद रखना। वोगट स्ट्राइड का मतलब क्या है, आइरिस एट्रॉफी हो जाएगी, क्योंकि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मतलब प्रेशर बढ़ रहा है तो इस्कीमिया हो जाएगा, पोस्टीरियर साइनिकिया डेवलप हो जाएगा, और एक चीज़ होती है दैट इज ग्लोकोफ्लिकन कैटरैक्ट, ग्लोकोमफिकन कैटरैक्ट हो जाएगा, मतलब कि एंटीरियर कैप्सूल या सब कैप्सूलर ओपेसिटी हो जाएगी। इसकी आइरिस है ना, ये आइरिस ऐसे हो जाएगा, मतलब कि पोस्टीरियर साइनिकिया कैसा होता है, एडिशन ऑफ द प्यूपिलरी मार्जिन एंड द इंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, ये इंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, और ये आइरिस का ये प्यूपिलरी मार्जिन, ये तो हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। और एक होता है दैट इज कैटरैक्ट डेवलप हो जाता है, कौन सा, ग्लोकोमफ्लेकन कैटरैक्ट, ग्लोकोमफेकन कैटरैक्ट, एंटीरियर कैप्सूलर एंड सब कैप्सूलर ओपेसिटीज़ की वजह से, ठीक है। अब चौथी चीज़ होती है भाई प्यूपिलरी फाइंडिंग, जो होती है कि इसमें प्यूपिलरी फाइंडिंग जो इसमें क्या होती है कि वर्टिकली ओवल होती है, ठीक है, मिड डायलेटेड होता है, फिक्स्ड होता है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद विजुअल फील्ड चेंजेस क्या होते हैं कि एक्यूट और सुपीरियर फील्ड कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, और क्रॉनिक में सेंट्रल नेजल मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, स्टेप हो सकता है कि नेजल वाले ब्लॉक हो जाएंगे, विजुअल फील्ड, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिक चेंजेस क्या होते हैं, ऑप्टिक चेंजेस इसमें सेम होते हैं जिस तरीके से ओपन एंगल ग्लोकोमा में होते हैं,
ठीक है, यहाँ पे जो बेसिकली होती है कि कॉर्नियल हेज दिखती है, नॉट विजुअलाइज ड्यू टू कॉर्नियल हेज, और क्योंकि कॉर्नियल हेज दिखती है इसकी वजह से जो भी चेंजेस ऑप्टिक डिस्क में अंदर तक विजुअलाइज नहीं हो पाते हैं क्योंकि कॉर्निया की हेजनेस होती है। ट्रीटमेंट में बात करें तो ट्रीटमेंट में ऑक्यूलर इमरजेंसी हम देते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली, तो हमने क्या क्या देख लिया एक बार हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो सिम्टम्स पढ़े थे वो हमने बता दिए कि सारे वॉमिटिंग, हेडेक, ठीक है, जितने भी सिम्टम्स यहाँ थे कि डिमिनिशिंग ऑफ विजन, रेडनेस, सीवियर पेन, ठीक है, हेडेक, वॉमिटिंग, कलर्ड हेलोज, जो कि कलर्ड हेलोज होते थे। ठीक है, सिम्टम्स में जो इंपॉर्टेंट था कलर्ड हेलोज था। कलर्ड हेलोज जो आपका उसमें दिखता था कैटरैक्ट में, और तुम्हारा एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा में दिखता था कैटरैक्ट में, वो ब्रोकन होते थे। ठीक है, और इसमें कैसे होते थे, इंटैक्ट होते थे। ठीक है, इसमें इंटैक्ट होते थे, इसमें ब्रोकन होते थे। इसके बाद हमने देखा था कि क्या कहते हैं, सीवियर पेन भी हो सकता है। साइन से मतलब हमने साइन की बात करें तो साइंस पे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर देखा था। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता था, दैट इज़ मोर देन 40 mmHg होता था, जिसकी वजह से सीवियर पेन होता था। ठीक है, सीवियर पेन होता था, सीवियर पेन होता था। एक्लिप्स साइन दिखता था। ठीक है, टॉर्च लाइट मारेंगे तो इसके एक्लिप्स साइन में स्वेलो एंटीरियर चैम्बर दिखता, स्वेलो एंटीरियर चैम्बर दिखता था, एक्लिप्स साइन हो गया। ठीक है, इसके बाद ठीक है, प्यूपिल वही वर्टिकली ओवल मिड डायलेटेड होता था, वर्टिकली ओवल मिड डायलेटेड या फिक्स्ड। आई की रेडनेस होती थी, रेडनेस ऑफ आई होती थी। ठीक, स्लिट लैम्प फाइंडिंग्स में क्या दिखा था, कंजेशन दिखा था। यहाँ पे कॉर्नियल हेज हो जाता था, कंजेशन पहला होता था, कॉर्नियल हेज हो जाता था। इसके बाद वोगर्स ट्रायड होता था, वोगर्स ट्रायड में आइरिस की एट्रोफी हो गई, पोस्टीरियर साइनिकिए डेवलप हो गया, और तुम्हारा ग्लोकोफ्लेकेन कैटरैक्ट हो जाता है, ग्लोकोफ्लेकेन कैटरैक्ट हो गया। इसके बाद प्यूपिलरी फाइंडिंग्स में वही वर्टिकली ओवल हो गया, मिड डायलेटेड प्यूपिल हो गया, फिक्स्ड प्यूपिल हो गया। ठीक है, इतना चीज़ें हो गई मतलब और ऑप्टिक डिस्क के चेंज में कि हेजी कॉर्निया की वजह से ऑप्टिक डिस्क में जो चेंजेस प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा में होते थे वही दिखेंगे, बट वो विजुअल नहीं होते क्योंकि कॉर्नी हेजी होती है। इसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसमें हम ऑक्यूलर इमरजेंसीज क्या क्या देते हैं। तो पहले एक्यूट कंडीशन अगर हमारे पास आ गई तो एक्यूट कंडीशन में हम डायरेक्ट क्या कहते हैं, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर घटाने के लिए, क्योंकि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर तो बड़ा होगा, तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर घटाने के लिए आईवी मैनिटॉल देते हैं। आईवी मैनिटॉल देते हैं 2.5%, जिसमें हम क्या करते हैं कि 1.2 ग्राम पर मिनट ओवर 30 मिनट्स तक देते हैं, 30 मिनट तक, आधे घंटे तक हम 1.2 ग्राम देते हैं, दैट इज़ आईवी मैनिटॉल। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है एक्यूट एपिसोड्स के लिए, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिया जाता क्योंकि इसकी डायूरेटिक इफेक्ट होता है, मतलब साइड इफेक्ट जो होता है वो डायूरेटिक मतलब डायूरेसिस कॉज कर सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देते हैं इसलिए। इसके बाद देखें कि अगर हम इसके बाद देंगे, दैट इज़ आईवी मैनिटॉल देने के बाद 2 टैबलेट्स एसिटाजोलामाइड की देंगे 250 मिलीग्राम की, 2 टैबलेट देंगे, जैसे मतलब 500 मिलीग्राम देंगे, 500 मिलीग्राम की टैबलेट दे देंगे एसिटाजोलामाइड का। ठीक है, इसके बाद ये था इंट्राऑक्यूलर प्रेशर घटाने का। अब हम देखते हैं मायोसिस जो है ना, मायोसिस कैसे ठीक करेंगे। मायोसिस मतलब कि प्यूपिल का डायलेशन होगा तो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, तो ड्रग ऑफ चॉइस पाइलोकार्पिन होगा, मतलब जो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी प्यूपिल को। तो प्यूपिल जो डायलेट हो रखा था जिसकी वजह से वो टच कर रहा था लेंस पे, तो अब हम पाइलोकार्पिन देके प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, अब जो इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ऑक्यूलर साइड इफेक्ट्स, ट्रांजिएंट मायोपिया हो जाएगा, पंचुअल ऑक्लूजन हो जाएगा, यूवियाइटिस हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं। कैन नॉट बी गिवन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए देते हैं क्योंकि इम्पेयर डार्क एडेप्टेशन, मतलब कि फिर वो मिड्रियासिस नहीं कर पाएगा, तो डार्क में जब जाएगा तो प्यूपिल डायलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर बहुत टाइम तक देंगे तो इम्पेयर डार्क एडेप्टेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक इतना हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर इतना हमने कर दिया कि हमने मियोसिस कर दिया, हमने इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम कर दिया, अब हम फिर से कॉर्निया की क्लैरिटी चेक करेंगे कि अभी तक हमने हेजी कॉर्निया डेवलप है कि नहीं। अगर कॉर्निया क्लियर हो गई है, कॉर्निया अगर क्लियर हो गई तो प्लान द सर्जरी प्लान करेंगे, जिसके वजह से क्या करेंगे, एक्वस फ्लो में करना है। अगर कॉर्निया अभी भी हेजी है तो हम लोग हेजी कॉर्निया में स्टेप 1 और स्टेप 2 दोबारा फॉलो करेंगे, मतलब कि ये जो मियोसिस और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर घटाने का स्टेप मैनिटॉल और एसिटाजोलामाइड हम दोबारा देंगे। कॉर्निया अगर क्लियर हो चुकी है तो हम सर्जरी प्लान करेंगे, जिससे हम आइरेक्टोमी करते हैं, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस लेज़र आइरेक्टोमी होती है, एंटी याग लेजर्स होते हैं जिसकी वजह से लेज़र आइरेक्टोमी होती है। लेज़र आइरेक्टोमी करते हैं कि हम आइरिस में एक न्यू होल क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि ये था ना हमारे अंदर प्यूपिल था, तो आइरिस के पार्ट में एक नया होल क्रिएट कर देते हैं, जिसके जैसे क्या होगा कि एक्वस फ्लो जो कॉर्निया में यहाँ पे हो रखा था वो फ्लो करके बाहर निकल जाए। तो जो भी हम लोग न्यू होल क्रिएट करेंगे आइरिस में वो हमेशा 11 o'clock to 1 o'clock के बीच में होना चाहिए। मतलब जैसे कि ये वॉच होती है ना, तो वॉच में 12 होता है, इधर 11 होता है, इधर 1 होता है, तो इन डायरेक्शन में ही हमें ऊपर की साइड पे ही करना, मतलब कि अगर हमें होल करना है तो हम ऊपर की ही साइड में करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे ये है, ठीक है, ये अंदर प्यूपिल है, तो हमें
इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन में ही होल करना पड़ेगा, हम यहाँ नीचे नहीं कर सकते, 6 o'clock में नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऊपर से अपर आईलिड इसको कवर कर लेगी, मतलब जब नीचे आएगा ना हम देखेंगे तो अपर आईलिड जो है ना, अपर आईलिड कवर कर लेगी इस पोर्शन को, ठीक है। तो लाइट जो है ना जो आ रही है इमेज से जो लाइट आ रही है निकल के, रेज आ रही हैं इमेज से, तो वो ऊपर, तो फिर वो इस पोर्शन में ही जाएगी, मतलब प्यूपिल वाले पोर्शन में ही जाएगी, वो कोई भी होल में नहीं जाएगी, क्योंकि वो आईलिड से कवर हो चुका है। बट अगर हमने नीचे होल कर दिया तो होता क्या है, 6 o'clock पे होल कर दिया तो डिप्लोपिया हो जाएगा। डिप्लोपिया मतलब डबल विजन दिखेंगी, क्योंकि एक इमेज से 2 रेज इंटर करेंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट से 2 रेज इंटर करेंगी तो रेटिना पे 2 इमेज फॉर्म होंगी, तो रेटिना फॉर्म 2 इमेज फॉर्म होंगी, 2 इमेजेस, जिसकी वजह से टू अवॉइड करने के लिए हम ऊपर की साइड में अपर आई, मतलब कि अपर पोर्शन पे ही होल करते हैं, ठीक है। तो लेजर एडियोटॉमी क्या होता है, न्यू होल इज क्रिएटेड इन द आइरिस डन बिटवीन द 11 o'clock to 1 o'clock, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, फॉर द प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा एंड प्रोफाइलेक्सिस ऑफ प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, जिसमें होता क्या है कि होल इज क्रिएटेड इन द आइरिस 11 to 1 o'clock बिकॉज इट अलाउ द ओपनिंग टू बी कवर्ड विद अपर आईलिड, मिनिमाइजिंग इट्स विजुअलिटी एंड विजिबिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर द लाइट सेंसिटिविटी। वही चीज़ लिखी है जो मैंने बता दी कि इफ द होल इज क्रिएटेड 6 o'clock तो 2 sets ऑफ लाइट रेज इंटर कर जाएंगी, जिसको कहते तो मोनोऑक्यूलर डिप्लोपिया हो जाएगा, डिप्लोपिया हो जाएगी। पहले बताया 2 इमेज फॉर्म हो जाएगी, रेटिना पे 2 इमेज फॉर्म होने लगेंगी। होल्स बिटवीन 11 to 1 में क्या होता है, सुपीरियर आइरिस इज कवर्ड बाय द आईलिड, मतलब आईलिड से कवर हो जाएगा, जिसके बाद डिप्लोपिया होगा नहीं, ठीक है। और एक्वस इनफ्लो इज एनेबल्ड एंड द क्या कहते हैं आईओपी रिजॉल्व हो जाएगा, आइरिस बॉम्बे भी रिजॉल्व हो जाएगा। पोस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है कि इफ माइल्ड आईओपी प्रेजेंट तब हम लेटानोप्रोस्ट देतेंगे, अगर माइल्ड आईओपी इंक्रीज भी दिख रहा है तो ओके। तो थैंक यू सो मच, आपको आई गेस समझ आ गया होगा पूरा एंगल क्लोजर ग्लोकोमा का कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।